हेलो बच्चों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉप करो पर। और आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 1 का वन शॉट लेने वाले हैं। क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। याद रखिएगा, अगर 10th का चैप्टर 1 की बात करें, 10th साइंस चैप्टर 1 की बात करें तो वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, यानी बढ़िया तरीके से आपको आज चैप्टर 1 समझा देंगे। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? एक बार फटाफट बताइए, क्या सभी लोग आज के क्लास के लिए तैयार हैं? शुरू करें क्लास। अगर आप लोग तैयार हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए क्योंकि क्लास 10th की पूरी तैयारी आप हमारे चैनल टॉप करो से एकदम बेहतरीन बढ़िया कर सकते हो। तो क्लास 10th की फुल तैयारी करने के लिए प्लीज अभी आप हमारे वीडियो को लाइक करके, दोस्तों को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को। सबसे पहले हम जानेंगे ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद तैयार करें, इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं सरल शब्दों में। और इन अभिक्रिया को लिखने के लिए हम एक समीकरण का प्रयोग करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, अभिक्रिया को दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो ये रहा रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखा हमने? वह क्रिया जिसमें अभिक्रमक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पहला, भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। ये आपका करेक्ट होगा। देखो लिखेंगे कैसे, बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसका जवाब रहेगा जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। क्लियर? अभिक्रिया क्या है? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद को तैयार करते हैं तो हम इसी को अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना, जैसे भोजन का पचना। ठीक है, खाना हम लोग खाते हैं, रोटी, सब्जी, ये सारी चीजें खाते हैं, लेकिन इनको पचा करके इनमें से कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आदि को निकाला जाता है। तो याद रखना, पहला क्या है? पहला होगा भोजन का पचना। दूसरा, श्वसन, सांस लेना। हम वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यह भी एक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। तीसरा, लोहे पर जंग लगना। आप लोगों ने देखा होगा, लोहे को लंबे समय तक वायु में छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या होता है? जंग
जंग लग जाता है, पपड़ी जम जाता है, लोहे पर जंग लगना कहलाएगा। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये भी क्या है आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, हमें पता है कि दूध से दही बनता है, लेकिन दूध से दही एक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, जहां पर अभिकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद दही का निर्माण करते हैं, जो दूध से क्या है बिल्कुल अलग। दूध हमारा मीठा था, दही कैसा है, खट्टा है, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, तो दूध दही का निर्माण कहीं ना कहीं दूध से हुआ है। तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें आती हैं, पहला आता है अभिकारक और दूसरा उत्पाद। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में ये दो शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। सवाल है अभिकारक क्या है, तो पहले हम लोग अभिकारक का डेफिनेशन देंगे। अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनों या पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे H2 प्लस O2 आपस में मिलकर H2O जल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो H2 और O2 है, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस बाद में हम लोग कर लेंगे, पहले समझाने के लिए। ये H2 और O2 क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रसायनों या पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। अब बारी है उत्पाद की, दूसरा डालेंगे उत्पाद। इसमें लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के फलस्वरूप जो अभिकारक है वो क्रिया करके फलस्वरूप जो पदार्थ बनाते हैं हम उन्हीं को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में आप चाहो तो ये लिख सकते हो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकर्मक या अभिकारक कहलाता है, और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अभिकर्मक और उत्पाद में क्या अंतर है, तो अभिकर्मक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को कहते हैं, और उत्पाद अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले को कहते हैं। क्लियर, अभिकर्मक और उत्पाद, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकर्मक कहलाता है, और वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट हमारा, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, यानी कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, यानी कोई दो पदार्थ आपस में मिलकर तीसरा एक नया पदार्थ बना रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा कि कोई तीसरा पदार्थ बना। पहला, गैस निकलना, अगर कोई गैस निकलने लगे, रंग बदल जाए, तापमान बदल जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, सुगंध या दुर्गंध का आना। ठीक है, इनसे हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का पता लगा सकते हैं। यानी अगर सिंपल सा पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का पता कैसे होगा? रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया का पता, तो उसको इस तरीके से बॉक्स बना दो पहले। अब देखो, पहला गैस का निकलना, गैस का निकलना। फिर नेक्स्ट हमने क्या बताया था? रंग बदलना। अगला तीसरा हमारा है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ठीक है, गैस का निकलना, रंग बदलना, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अगला, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। और नेक्स्ट मेन है गंध का। ठीक है, गंध या दुर्गंध का आना, गंध या दुर्गंध का आना। ठीक है, इन रीजन से हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, कोई दो पदार्थ मिलकर तीसरा पदार्थ बनाए हैं कि नहीं। इन चीजों से हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच हो रहा है। तो ये आपको जीवन भर याद रखना है। आगे की तरह शब्द समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है, पहले हम लोग देखेंगे शब्द समीकरण क्या है। तो इसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है, यानी किसी शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण और शब्द समीकरण दोनों अलग अलग चीज है। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? देख लो, शब्द समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों, अभिकर्मकों एवं उत्पादों को, एवं उत्पादों को उनके नाम से दर्शाना, उत्पादों को उनके नाम से दर्शाना, नाम से दर्शाना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण भी आपको देना होगा, तो उदाहरण में लिखेंगे, जैसे H2O का निर्माण H2 प्लस O2 से हो रहा था ना, तो H2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? जल, जल का निर्माण करेगा। तो इसको कहते हैं शब्द समीकरण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शब्द समीकरण, जिसमें हम किसी अभिक्रिया को शब्दों से, उनके नाम से दर्शा रहे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला हमारा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। ठीक है, रासायनिक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे दर्शाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले समझिए रासायनिक समीकरण क्या है। अब हम लोग जानेंगे, शब्द समीकरण समझ लिए थे, अब हमारा हेडिंग है रासायनिक समीकरण। इसमें लिखेंगे किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को उनके रासायनिक चिन्ह या शब्द से दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
शब्द या चिन्ह से दर्शाने से बने अभिक्रिया समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को उनके रासायनिक चिन्ह या शब्द के दर्शाने से बने अभिक्रिया समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जाकर अब आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण से दर्शाना चाहिए। किस चीज से? रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण से दर्शाना चाहिए। अगली चीज, रासायनिक समीकरण में तत्वों को प्रतीक के रासायनिक सूत्र, उनकी अवस्था जैसे ठोस, द्रव और गैस के साथ लिखना चाहिए। इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशाने के ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, आगे की तरफ जैसा कि हम जानते हैं द्रव्यमान, अच्छा अभी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अभी हम लोग नहीं पढ़े, कैसे दर्शाते हैं ये समझो। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम क्या है? रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, पहला चीज, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लिखा हमने? रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले अभिकारक को लिखा जाता है। दूसरा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को उनके रासायनिक सूत्र से दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा, अभिकारकों के नीचे उनकी अवस्थाओं को सरल शब्द में लिख देना चाहिए। लिखना चाहिए। जैसे ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस को गैस। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। इसके बाद चौथा, अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर लगा होना चाहिए। अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में तीर होना चाहिए जिसकी दिशा उत्पाद की ओर हो।
उत्पाद की ओर हो। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल से समझाना। अभिकारक और इस तरीके से तीर लगाकर उत्पाद। ठीक है, आगे पांचवा रूल, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान, आर्द्रता, कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक आदि को तीर के ऊपर लिख देना चाहिए। तीर के ऊपर लिख देना चाहिए, लिख देना चाहिए। आगे की तरफ छठा, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच जोड़ का निशान लगा होना चाहिए। जोड़ का निशान लगा होना चाहिए। ठीक है, अब जाकर ये हुआ कंप्लीट। तो ये है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम क्या होते हैं, यानी अगर कोई भी रासायनिक समीकरण को लिखता है तो उसे कौन कौन चीजों को फॉलो करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो ये टोटल 6 पॉइंट्स है। जो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेगा तो इन सभी चीजों का उसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एक बार बताइए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो क्या कर सकता है, हमारे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे जानते हैं आगे क्या है। अब है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। लिखने तो आ गया, लेकिन दोनों को बैलेंस करने आना चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारक, यानी देखो अगर हमारे पास 10 रुपए है तो आप दुकान पे जाओगे तो खर्चा कितने का करोगे? 10 रुपए का। अभी थोड़े नहीं 10 रुपए लेकर गए और एग्जामिनर दुकानदार आपका ससुर है, कह दिए ससुर जी 50 रुपए का हमको डेयरी मिल्क चॉकलेट दीजिए, आपके बिटिया के लिए ले रहे हैं, और तुरंत आपको दे देगा। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं। आप 10 रुपए अगर दुकान पे लेकर गए हो तो 10 रुपए का ही सामान खरीदोगे। सेम उसी तरीके से जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद निकलेगा। यानी 2 किलो अगर गेहूं लेकर जाते हो तो आटा कितना मिलेगा? 2 किलो ही ना मिलेगा। बस यही चीज आपको याद रखना है, बस यही चीज आपको याद रखना है कि आपका जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। और इसी को बैलेंस करना, इसी को बैलेंस करने को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, इसलिए अभिकर्मक और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। देखो बोर्ड के एग्जाम में कई बार द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछा है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान, अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान, द्रव्यमान। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद का द्रव्यमान सदैव बराबर होना चाहिए, सदैव बराबर होना चाहिए।
ठीक है, ये तो हो गया। अब लेकिन नियम क्या कहता है? ठीक है, इस नियम के अनुसार अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है, और न ही निर्माण किया जा सकता है, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तित किया जा सकता है। यहां तक आपका आंसर क्या होगा? क्लियर। यहां तक में आपको किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें भी उसमें लिखी थी। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद, यानी अगर अभिकारक में जल का मात्रा H का 4 H है, तो अगर उत्पाद में H आएगा तो कितना होगा? 4 ही होगा, न 4 से ज्यादा होगा न 4 से कम होगा, ये याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सवाल आ गया, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद की वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद की परमाणु संख्या समान हो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के क्या तरीके, यानी किन चीजों को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं? बैलेंस कर सकते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके तत्व दिए रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ठीक है, समीकरण में देखो इस तरीके से, मान लो ये अभिक्रिया Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ये आपका क्या है? मान लो कोई समीकरण है। अब इसको आपको बैलेंस करना है, तो समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट करिए। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है, पहले में तत्वों को लिखना है, दूसरे में अभिकारकों में परमाणु की संख्या और इधर उत्पादों में परमाणु की संख्या कितनी है, इन चीजों को आपको नोट करना है। आगे की तरफ
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, जिन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अभी तक में हमने पूरा सिर्फ आपको इंट्रो दिया है। अभी तक में क्या बताया, केवल इंट्रो बताए हैं, अभी स्टार्ट नहीं किया चैप्टर, अभी केवल इंट्रो चल रहा है। जिसमें हमने बताया कि संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। संतुलित करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको एक बॉक्स बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक डब्बा बनाना है इस तरीके से। मान लो हम यहाँ पे एक डब्बा बना के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये रहा मेरा डब्बा, ये देखो इस तरीके से एक बॉक्स बन गया। अब देखो बॉक्स बनने के बाद 3 डब्बा इसमें, 1, ये 2 और ये 3। अब देखो पहिलका वाले में लिखोगे क्या तत्व, कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। दूसरका वाले में लिखोगे अभिकारक में संख्या कितनी है, अभिकारक में संख्या, अभिकारक में परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और दूसरा आपका क्या होगा, उत्पाद में, उत्पाद में परमाणु संख्या, ठीक है। अब एक हम रिएक्शन करके दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया H2 प्लस O2 इज इक्वल टू में 2H2O, ठीक है। इसमें क्या क्या दिख रहा है, H और O दिख रहा है, तो H लिख दिए, O लिख दिए, ठीक है। पहले वाले में क्या सिर्फ H और O ही दिया है। अब देखो इस वाले को कहते हैं अभिकारक और ये कहलाता है उत्पाद। क्लियर। अब हमको इसको बैलेंस करना है, इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है। हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलते हैं तो जल बनाते हैं। H की संख्या कितना दिया है, 2 दिया है। O की संख्या कितना दिया है, 2 दिया है। अब आ जाओ उत्पाद में, उत्पाद में H की संख्या 2 है, O की संख्या 1 है। यानी यहाँ पर किसकी संख्या में कमी दिख रहा है, हमें O की। तो 1 को क्या करना होगा, 2 करना होगा। अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है कि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो कैसे इक्वल किया जाए ये सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर O कितना है, 1 है। आप नीचे नहीं बढ़ा सकते हो, आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। H2O दिया है, देखो O को 2 करना है तो 2 कर दिए। अब जैसे ही O को 2 किए हमारा H कितना हो गया, H देखो H पहले 2 था और 2 आगे जुड़ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, H की संख्या कितनी हो गई, 4। और यहाँ पे बिगड़ गया बैलेंस, यहाँ पे तो 2 दिया है, तो हमको इस तरफ भी 4 करना होगा। अब देखो अब ये 4 हो चुका और ये 2 हो चुका, लेकिन अभी ये हमारा कितना है, 2 का 2 ही है। ये तो बराबर हो गया, O इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन H गड़बड़ा गया। O को 2 करने के चक्कर में हमारा H कितना हो चुका, 4, और यहाँ पर अभी 2 है। तो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, 2 दूनी 4। अब देखो ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 4 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया, ये भी आपका 2 हो गया। यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो चुकी, बैलेंस हो चुकी, ठीक है। तो हमारा जो नया निकल कर आएगा समीकरण वो क्या होगा, नया समीकरण हमारा होगा, वो होगा 2H2 प्लस O2 और 2H2O, ये हमारा समीकरण होगा, ठीक है। हमारा जो नया समीकरण बनकर निकला वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, 2H2 प्लस O2 2H2O, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है सबको, बोलो बोलो यहां तक क्लियर, जी मैम जी, ठीक है। यहां तक हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला, अब देखो इसमें हमको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखो और रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद तैयार करते हैं तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। कोई पूछे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपस में अभिक्रिया, आपस में कह सकते क्रिया करके एक नए उत्पाद को तैयार करने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा, रासायनिक समीकरण, किसी भी अभिक्रिया को लिखने के लिए जब हम उसके
रासायनिक चिन्हों का या बोल सकते हैं रासायनिक नाम का प्रयोग करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हमको स्टार्ट करना है यहां से हमारा मेन कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। फिर इसमें जानेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इतनी चीजों के बारे में, आदि चीजों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना होगा। तो क्या सभी लोग तैयार हैं? तो हम वीडियो आगे की तरफ लेंगे। ठीक है, यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और अभिक्रिया के प्रकार को जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद तैयार करे, या फिर बोल सकते हैं कि जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाला पदार्थ तैयार करता है तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला, अब देखो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, पदार्थ का रंग बदलना, गर्मी का विकास, गर्मी का अवशोषण, गैस का विकास, प्रकाश का विकास। अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो समझ जाइएगा कि अभिक्रिया हुआ है, यानी हमारा क्या है, एक नया उत्पाद तैयार हुआ। फिर हमने कहा अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उत्पाद बनाता है, हम उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। सिंपल लैंग्वेज में अभिकारक क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। अब आगे की तरफ उत्पाद, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के भाग लेने के फलस्वरूप जो नया पदार्थ, नए गुण वाला पदार्थ बनता है, हम उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है हम उन्हें उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे उत्पाद क्या है, तो सिंपल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, अभिकारकों के भाग लेने के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। क्लियर है? यहां तक बढ़ते अगले पर। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिक्रिया या उत्पाद को उनके प्रतीक या सूत्र से, रासायनिक सूत्र से क्या करना, बतलाना, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर कोई पूछे रासायनिक समीकरण क्या है, तो सरल शब्दों में बताओगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को उनके रासायनिक सूत्र या प्रतीक के द्वारा दर्शाना, इसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया कि उसमें क्या भाग लिया गया, क्या बना, क्या हुआ, कितना तापमान लगा, ये सारी चीजें हमको उस समीकरण से पता चलता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों को उसके प्रतीक या सूत्र से क्या करते, दर्शाते हैं। और उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखना जरूरी है कि आपने अगर हाइड्रोजन गैस लिया तो वो किस अवस्था में है, गैस। अगर आपने नाइट्रोजन लिया तो क्या गैस लिया है या सॉलिड रूप लिया है, मैग्नीशियम गैस लिया है या आपने सॉलिड रूप लिया है। तो जो भी आप जिस अवस्था में लोगे उसकी भौतिक अवस्था को आपको उस सूत्र के नीचे लिख देना है। ठीक है, आगे की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को क्या करना है, तीर, जो तीर बनाओगे ना, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर होता है जिसकी दिशा उत्पाद की ओर होती है, और उस तीर पर हम उस अभिक्रिया में भाग लेने वाली अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को लिख देते हैं। ठीक है,
आगे की तरफ संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्ष यानी बाएं और दाएं मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान, यानी अगर अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है तो जो उत्पाद बना है उसमें भी 2 हाइड्रोजन ही होना चाहिए। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या बराबर होती है तो इसी को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यही क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, क्यों हम लोग किसी चीज को बैलेंस कर रहे हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के वजह से, क्योंकि इस नियम के अनुसार क्या है, द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, यानी न द्रव्यमान बनता है न द्रव्यमान बिगड़ता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात बना उत्पाद, इनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। आपका रासायनिक अभिक्रिया तभी बैलेंस माना जाएगा जब उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उसमें उत्पाद दोनों की संख्या सेम होगी। जब अभिकारक और उत्पाद की संख्या सेम होगी, परमाणु संख्या सेम होगी, तो ही हम क्या कहेंगे, उस अभिक्रिया को बैलेंस्ड या संतुलित कह सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा है रासायनिक समीकरणों को चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना। ठीक है, हम रासायनिक समीकरणों को क्या कर सकते हैं? चरणबद्ध संतुलित करना हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा करते हैं। कैसे? रासायनिक समीकरण को सबसे पहले लिखते हैं, प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। आपको जो बॉक्स बनाना है उसमें एक तरफ तत्व होना चाहिए, एक तरफ अभिकारकों में परमाणु की संख्या होनी चाहिए और दूसरी तरफ उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर जो जो तत्व जैसे FeHO ये तत्व भाग लिए थे, अभिकारक में 1 है, H में 2, O हमारा 1 है। जब उत्पाद में देख रहे हैं तो इनकी संख्या में क्या हो चुका है? परिवर्तन हो चुका है। तो बस अब इनकी संख्या को हमको क्या करना है? किसी भी तरीके से बैलेंस करना है। ठीक है, दिमाग लगाना होगा, मल्टीप्लाई इसमें यूज करना होगा और हमको अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर दे दिया Fe प्लस H2O Fe3 O4 प्लस H2। अब ध्यान से देखो, इसमें Fe कितना दिया है? 1 और यहाँ पर Fe कितना है? 3। यहाँ पर O कितना दिया है? 4। यहाँ पे O कितना है? आपका O बस 1 दिया है। यहाँ पे H2 तो H2 है, यहाँ पर H2, केवल H का मात्रा सेम है। लेकिन जब आप दूसरों को बैलेंस करोगे ना तो H भी बिगड़ जाएगा। तो चलिए इसको पहले बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर Fe3 दिया है तो यहाँ पे 3 कर लो। ठीक है, अभी 3 करते हैं। अब देखो O कितना दिया है? 4 और यहाँ पर हमारे पास O कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 कर लो। अब देखो जैसे ही हमने O को 4 किया हमारा H गड़बड़ा गया। H पहले कितना था? 2 था, अब 2 4 जा 8 और यहाँ पर 8 2 ही है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 2 जा 8। अब देखो हमारा आयरन 3 इधर भी है, आयरन 3 इधर भी है, हमारा ऑक्सीजन 4 इधर भी है, हमारा ऑक्सीजन 4 इधर भी है। फिर आगे की तरफ हमारा हाइड्रोजन 4 दूनी 8 यहाँ पर भी है और 4 दूनी 8 यहाँ पर भी है। तो ये अब कहलाता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताइए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। हाँ, जब आपकी अभिक्रिया बैलेंस हो जाए तो हर पदार्थ का उसकी भौतिक अवस्था जरूर लिखना कि अगर सॉलिड में है तो S लिखना है, अगर द्रव में है तो लिक्विड लिखना है, गैसीय अवस्था में है तो G लिखना है। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिखनी होंगी। आगे की तरफ अब तीर के ऊपर ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को लिख देना है। समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी यह संतुलित कहलाएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसमें इसको क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, जिसमें डब्बा बनाकर हम सबको बैलेंस कर रहे हैं। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर।
ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछे संयोजन अभिक्रिया क्या है, देखो अभिक्रिया का मतलब तो हमने बताया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं तो इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहां पूछ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद तैयार करे तो इसको क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता, यानी एक साथ दो नहीं, केवल एक ही बनेगा। ठीक है, एक ही बनेगा। उदाहरण में कोयले का दहन, कोयले का मतलब कैसे, कार्बन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वहीं पर जल का निर्माण H2 और O2 आपस में मिलते हैं तो जल बनते हैं। दो चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, एक चीज का निर्माण कर रही हैं, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। सिंपल लैंग्वेज में हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर, अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाला, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए गुण वाला उत्पाद तैयार करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, जल का बनना, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे दिया ना कोयले का दहन, कार्बन आपका किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस होता है। फिर आपका जल जो आपका क्या था, गैस अवस्था में था, ऑक्सीजन गैस, सॉरी हाइड्रोजन गैस जो गैसीय अवस्था में है, O2 गैसीय अवस्था में है, दोनों मिलकर जल बनाएंगे और जल किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। अगला बिना बुझा चुना कैल्शियम ऑक्साइड जल से मिल रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अवस्था में, जल आपका लिक्विड अवस्था में है, दोनों आपस में मिल गए एक्वेटिक अवस्था यानी बुझा हुआ चीनी का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्या यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, बोलो बोलो, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक में किसी को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलता है, उष्मा यानी गर्मी बाहर निकलता है, हम उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में प्राकृतिक गैस यानी CH4 मेथेन होता है। जब मेथेन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ उष्मा को बाहर निकालते हैं। श्वसन की क्रिया, जब हम कोई सांस लेता है तो क्या होगा, जब कोशिकीय श्वसन होता है
तो हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा और उष्मा को बाहर निकालेगा। तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, सिंपल शब्दों में लिख दे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, सिंपल लैंग्वेज में वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक क्रिया करके, जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद के साथ साथ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद के साथ साथ उष्मा को निकालते हैं, उष्मा को निकालते हैं, उष्मा को निकालते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो ग्लूकोज का दहन, C6H12O6 प्लस किसके साथ ये रिएक्शन कर रहा था, ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ रिएक्शन करके 6O2 प्लस 6CO2 प्लस वो क्या करता है, उष्मा को बाहर निकालता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतना हो जाएगा सबसे तो क्लियर है। 6CO2, अच्छा H2O, ओहो 6CO2 प्लस 6H2O, ठीक है, यहाँ पर भी 6 कर लो, बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है, बैलेंस बिना किए मत रखना। देखो तो C6H12O6 किसके साथ, ऑक्सीजन गैस, ये हमारा गैस है, ये हमारा सॉलिड, ठीक है, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ये भी गैस है। लिक्विड क्या, H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, तो हमने अवस्थाओं को भी लिख दिया और किस तरीके से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है वो भी बता दिए। और यहाँ पर उष्मा निकल रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलता है तो ऊष्माक्षेपी कहलाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला है वियोजन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। वियोजन, संयोजन का मतलब था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे, इसमें एक अभिकारक अपने आप को तोड़ करके दो उत्पाद बनाएगा, इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहले उष्मा, जब उष्मा के द्वारा कोई अपने आप टूट जाए। वैद्युत वियोजन, जब इलेक्ट्रिक करंट देकर उसको तोड़ा जाए। प्रकाशीय वियोजन, जब सूर्य की उपस्थिति में कोई अभिकारक टूट जाए। क्लियर, यहां तक क्लियर? तो इसका डेफिनेशन एक बार हम लिख देते हैं। वियोजन अभिक्रिया, सिंपल लैंग्वेज में वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया लिखेंगे वह अभिक्रिया ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर, वह अभिकारक टूटकर दो से अधिक उत्पाद, दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया क्या है तो याद रखना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ
टूट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, नहीं, जब एक अभिकारक तो अपने आप को तोड़ करके क्या करता है, दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वियोजन कहते हैं। टूटना तीन तरीके से होगा, अगर उष्मा के द्वारा टूटता है तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा टूटता है तो प्रकाशीय वियोजन, और अगर ये आपका विद्युत के द्वारा टूटता है तो विद्युतीय वियोजन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा रिएक्शन है उष्माशोषी। उष्माशोषी का मतलब होता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकलेगा नहीं बल्कि उष्मा लिया जाएगा, उष्मा का शोषण होगा। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उष्मा की आवश्यकता होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती या फिर जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मीय अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला विस्थापन अभिक्रिया, यानी इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटा देना। विस्थापन अभिक्रिया का लिखेंगे डेफिनेशन। विस्थापन अभिक्रिया लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान ले लेता है, उसका स्थान ले लेता है। क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ये आपका डन हो गया, ये आपका पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया देखो यहाँ पर जैसे हमारा FeCuSO4 था, ठीक है। आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर वगैरह तुम जाओ भागो यहाँ से, हम तुम्हारे जगह पर आ गए। देखो पहले आयरन का जब रिएक्शन हमने कॉपर सल्फेट से कराया तो हमारा क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर निकल गया, ठीक है। तो जैसे होता है लड़की का चक्कर, लड़कियों में क्या होता है कि चलो यार वो उसके साथ है तब तक उससे अच्छा वाला आ गया, तो लड़कियां क्या करती है, डिजर्व बेस्ट, वो हमेशा बेस्ट की तलाश में होती है, कहती है अरे तुमसे अच्छा तो वो वाला है, तो उसको छोड़कर क्या हो गई, उसके साथ चली गई। इसी को कहते हैं विस्थापन, यानी क्या कर देना, चेंज कर देना। अब हमको तुम नहीं चाहिए, हमको तुम चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो क्या होगा, कम वाले का जगह ले लेगा। तो आयरन स्ट्रॉन्ग था इसीलिए कॉपर को हटा करके उसकी जगह ले लेता है। क्लियर। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा जैसे Zn प्लस CuSO4 में क्या हुआ, ZnSO4 प्लस Cu हो गया। जिंक हमारा कॉपर से स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या किया, कॉपर को हटा दिया। बस आपको ये याद रखना है। अब आ जाओ द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया का नाम है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, ठीक है। जब दो हमारे जो अभिकारक हैं, ठीक है, किस वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो एग्जांपल में लेते हैं यहाँ Na2SO2 मतलब होता है सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हमने BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड से किया तो पता है क्या बनता है, हमारा बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl, यानी जो इसका
पहला N था इसके Cl के साथ आ जाएगा और इसका जो Ba था इस SO4 के साथ आ जाएगा। दोनों क्या करेंगे, तुम मेरी वाली ले लो हम तुम्हारा वाला ले ले, ऐसा वाला काम होता है। तो जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। पांचवा हमारा है उपचयन। उपचयन का मतलब क्या है, देखो पहले द्विविस्थापन का डेफिनेशन भी लिख देते वरना आप कहोगे मैम द्विविस्थापन का नहीं बताई। ठीक है, तो बढ़िया से समझा देते हैं। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन यानी सिंपल लैंग्वेज में वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले, जिसमें भाग लेने वाले, भाग लेने वाले अभिकारक, जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अपने आयनों का, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर, अदला बदली कर, अदला बदली कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, नए उत्पाद का, नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका डन, ये आपका डन हो चुका। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ये आपका कंप्लीट हो चुका। ठीक है, ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उपचयन पे आ जाओ। टॉपिक हमारा उपचयन है। उपचयन का मतलब होता है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा का बढ़ना, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन की कमी को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन। देखो दो चीज याद रखना, उप और अप। उप का मतलब होता है ऑक्सीजन का क्या होना, बढ़ना। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों को समझो, उप और अप, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होगा, O2 बढ़ेगा, O2 बढ़ेगा, H2 घटेगा। अब देखो अपचयन में H बढ़ेगा यानी हाइड्रोजन बढ़ेगा और O घटेगा। बस ये समझ गए, समझो कि उपचयन और अपचयन आप समझ गए बढ़िया तरीके से। तो देखो यहाँ पर C+O2 क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 2CO। जब हमारा कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अपचयन सेम, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अब रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखो तीन चीजें हमने बताया, तीन चीजें कौन कौन सी है। पहला उपचयन, उपचयन इसमें लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन में वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन की हानि हो, हाइड्रोजन की हानि हो, की हानि हो, तो इसे ही उपचयन कहते हैं। तो इसे ही उपचयन कहते हैं। चलो ठीक है, दूसरा है हमारा अपचयन। अपचयन
लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि, ऑक्सीजन की हानि तथा हाइड्रोजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन में वृद्धि हो तो इसे अपचयन कहते हैं, तो इसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसे अपचयन कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अब आते हैं तीसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया। तीसरा हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आपका अपचयन उपचयन दोनों होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है, अपचयन तथा उपचयन दोनों होता है, दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कंप्लीट। अब आ जाओ दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन के फलस्वरूप क्या क्या चीजें होती हैं। पहला, संक्षारण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। ठीक है, पहला संक्षारण का मतलब क्या है, तो जब किसी तत्व पर, ठीक है, जब हमने क्या बोला, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या फिर अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसके परत, उसका जो ऊपरी परत होता है उसमें क्या होता है, कमजोरी होने लगता है, वो संक्षारित होने लगता है। इस विधि को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, चांदी का काला होना, और तीसरा तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ये क्या है, संक्षारण का उदाहरण है। किसका, संक्षारण का उदाहरण है। दूसरा, संक्षारण के बचाव के उपाय क्या है, कैसे बच सकते हैं, तो यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब दूसरा है विकृत गंधिता। ठीक है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ये क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता को कैसे रोक सकते हैं, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग, यानी आप लोग देखते हो ना कुरकुरे वगैरह खरीदते हो तो उसमें गैस भरा होता है, वो प्रति ऑक्सीकारक है जो क्या करता है, उसको वायु ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकता है। क्योंकि जैसे ही पैकेट जरा सा भी फटेगा और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, उसका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएगा। ठीक है, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री ऐसे जगहों पर रखना जहां से वायु पास न हो सके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, ठीक है, और पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस को भर देना, शीतलन के द्वारा हम विकृत गंधिता को बचा सकते हैं। तो हमने दो चीज बताया, पहला संक्षारण, पहला हमने क्या बताया, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, जब कोई धातु, ठीक है, जब कोई धातु किसके संपर्क में, वायु, ताप, आर्द्रता, ठीक है, जब कोई धातु वायु, ताप आदि आर्द्रता के संपर्क में आने पर, जब कोई धातु वायु, ताप, आर्द्रता के संपर्क में आने पर उसके बाह्य परत का कमजोर एवं संक्षारण होना,
उसके बाह्य परत का कमजोर एवं संक्षारित होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में आपको पता है लोहे पे जंग लगना, चांदी का काला होना। ठीक है, उदाहरण लोहे पर जंग लगना। दूसरा चांदी का काला होना, पीतल का हरा परत। और इस तरीके से पीतल की तांबा, एक बार इसको चेक करना जरूरी है। ठीक है, आई थिंक किस तांबे के ऊपर हमें वही तो हम कहें कि तांबा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीतल कर दिया, इसको तांबा कर लीजिए। तांबा का हरा होना, इसको कहते हैं संक्षारण। अगला है विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता तो तेलीय एवं वसीय पदार्थ का वसीय खाद्य सामग्री का ऑक्सीजन के संपर्क। ठीक है, तेलीय एवं वसीय खाद्य सामग्री का ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसके गंध एवं स्वाद में परिवर्तन होना, उसके गंध एवं स्वाद का बदलना विकृत गंधता कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब जाकर ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपका क्लास 10th का चैप्टर 1 हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमने क्या किया, पूरा कंप्लीट कर दिया। हर एक चीज को हमने आपको पीडीएफ से भी समझाया और लिखकर भी समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लियर हो। इसमें हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समीकरण क्या है और इसको कैसे बैलेंस करते हैं, क्यों रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है, क्या नियम है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं और दैनिक जीवन में उपापचयन यानी उपचय का क्या एग्जाम्पल है, जिसमें हमने विकृत गंधता, संचरण, इनके बारे में जाना। तो आज का ये क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर का 1 शॉट लेकर आएंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करिए, उनको कहिए कि वो लोग क्लास 10 की तैयारी हमारे ऐप जस्टफुल क्लासेस के ऐप से कर सकते हैं। वहां पर रेगुलर आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, ऐप पर 10th का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कहां पर, जस्टफुल क्लासेस के ऐप पर। सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट के साथ। थैंक यू।